Hello everyone. Hello. Hello. Yes, is am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाय रंजना. हाय जया. 2 मिनट वेट कर लेते हैं. Then we will start our lecture. हाँ डियर. 2 minutes for azan. हाँ guys. My voice. Am I audible to you right now? Hello. 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 Yes. Okay. So let me start our new topic, Unit 10, direct and indirect tax. Okay.
सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्या होता है? इन सच टैक्स आर लिवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स एंड इन स्टेट गवर्नमेंट। हमको दो तरह के टैक्सेस पे करने होते हैं। दो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उन्हें हम सीजीएसटी कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होता है उसे हम एसजीएसटी कहते हैं। नाउ सम माइनर टैक्सेस आर लिवाइज, जैसा रेगुलर जो हम भरते हैं, लाइक म्युनिसिपल टैक्स, ओके, वाटर टैक्स और लोकल गवर्नमेंट टैक्स। टू रन द गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द स्टेट द मनी इज रिक्वायर्ड। देखो, हम लोगों को जो है जिस तरह के लाइफ जीने के लिए हम लोगों को फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो उसी तरह से एक कंट्री को भी चलाने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? जब लोग कमाएंगे और अपनी कमाई में से कुछ पार्ट्स जो है वो गवर्नमेंट को देंगे, तो गवर्नमेंट जो है क्वारिटी, जिन लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, तो उनको एज ए चैरिटी, एज ए ट्रस्ट के हिसाब से, और फिर जो भी बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन लाना है, न्यू न्यू फैसिलिटीज आप लोगों के लिए लानी है जो कमा रहे हैं, तो इन सब के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? पैसों की। तो इन पैसों को हम कलेक्ट कैसे करते हैं? एज ए टैक्स के थ्रू से। तो मनी इज रिक्वायर्ड, सो द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स इन द मेनी फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड द कंपनी। ये जो चीज है हमारे अकॉर्डिंग टू द कास्ट 1400 ईयर्स बिफोर, मतलब 1500 साल पहले ये चीज हम लोगों को डिफाइन कर दी गई है कि जब भी कोई पर्सन कोई चीज कमाता है तो उसका 1/4 पार्ट, ओके, 1/4 पार्ट, ओनली 1/4 पार्ट, यानी 0.25 पैसा, 1 रुपए में से 25 पैसा जो है वो हम लोग चैरिटी करना चाहिए, दान करना चाहिए। सो एग्जैक्टली उससे क्या होगा? जो हमसे कम लोग हैं वो भी ऊपर आएंगे, ऊपर उठेंगे, और लेवल ऑफ इनकम डेवलप्ड होगा। ये हमारे अकॉर्डिंग टू द इस्लाम बताया जाता है। सो ये एक नई चीज आपको समझ में आई, और टैक्स के बारे में भी ये चीजें हैं। तो भारत में कराधान, भारत की कराधान प्रणाली ऐसी है कि कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। कुछ छोटे कर भी स्थानीय अधिकारियों जैसे नगर पालिका और स्थानीय सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। सरकार चालन और राज्य के मामले में प्रबंध करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार व्यक्ति और कंपनियों की आय पर कई रूपों में कर लगाती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अ टैक्सेशन, बॉडली टैक्स आर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, हम लोग या तो इंडिविजुअल से पैसा वसूल करेंगे या तो एक कंपनी से पैसा वसूल करेंगे, ओके। तो जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स यानी हम लोग जब डायरेक्ट पे करते हैं, वन पर्सन हम लोग जो डायरेक्टली पे करते हैं, लाइक मुझे पता है कि मेरी सैलरी में से मुझे इतना पैसा डिडक्ट करना है, इतना पैसा गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? डायरेक्ट टैक्स जो कंपनी भरती है। यस, गवर्नमेंट दोनों टाइप से लेते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जैसे अगर आपने पेंसिल खरीदी, यू शुड नो दैट कि आपको पेंसिल के ऊपर कितना टैक्स लगा ना। अगर आपने कोई खाने पीने की चीज खरीदी, तो होटल का जो बिल आता है उसके ऊपर जो जीएसटी लगकर आता है, इट इज कॉल्ड व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स, यानी विदाउट अजम्पशन, यानी हमको डायरेक्टली पे कर जाते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आईएएस एग्जामिनेशन। इन द आर्टिकल 11 डिटेल टैक्सेशन इन इंडिया हैव बीन प्रोवाइडेड। कारों का वर्गीकरण, मोटे तौर पर कारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। आईएएस परीक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस लेख में भारत में कराधान से संबंधित प्रासंगिक विवरण प्रदान किया गया है। Direct tax. A direct tax can be defined as a tax that is paid directly by the individual or organization entirely. ये जो मैंने अभी आपको बताया, a tax cannot be shifted to another individual or entirely. एक मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा टैक्स मेरा भाई पे कर देगा, मेरी मम्मा पे कर देगी, मेरा टैक्स मुझे खुद को पे करना है। The individual or the organization upon tax which is a tax levied is responsible fulfillment of tax payment. Yes, Isha. नाउ प्रत्यक्ष कर को एक ऐसे कर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे लागू करने वाली इकाई, आमतौर पर सरकार को भुगतान किया जाता है। एक प्रत्यक्ष कर को किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय में संतानित नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति का संगठन पर कर लगाया जाता है वे कर भुगतान की पूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है। द सेंट्रल बोर्ड और द डायरेक्ट टैक्स, ओके। तो यहाँ पर आ जाता है डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू लेविंग एंड द कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स एंड फॉर्मुलेटिंग of a various policies related to the direct tax. A taxpayer pay a direct tax to the government for the different purpose. एक टैक्स पेयर अपना टैक्स जो है डायरेक्टली पे करेगा गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग अ रियल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन एसेट, एफबीटी, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल और गेन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्येक कर लगाने और एकत्रित करने और प्रत्येक करों को
संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण से संबंधित मामलों को देखता है। एक करदाता वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर, आयकर या संपत्ति पर कर, एफबीटी, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर, यदि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्येक कर का भी भुगतान करता है। Now, indirect tax. The term indirect tax has more than one meaning. जहाँ पर हमें more than one meaning मिलती है। In the collection sense of a indirect tax, such as a sale tax, a specific tax, value-added tax, a good and service tax, GST, in a tax collected by the intermediaries, such as a retail store, from the person who bear a unlimited economical burden of the tax, such as a consumer. अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर शब्द के एक से अधिक अर्थ है। बोलचाल के अर्थ में एक प्रत्यक्ष कर जैसे कि बिक्री कर, एक विशिष्ट कर, मूल्य वर्धित कर या माल और सेवा कर एक मध्यस्थ द्वारा एकत्र किया गया है, जिससे कि एक खुदरा स्टोर व्यक्ति से जो कर का अंतिम इतर भोजन वहन करता है। यस, सिंपल से लॉजिक से, इसको इतने डिफिकल्ट पार्ट से नहीं पढ़ना, हम लोग को सिंपल और लॉजिक से समझना है। इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया में क्या होता है, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द रूल। एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे लगेगा, या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड पे लगेगा, या तो उनकी सर्विस पे लगने वाला। बिकॉज देखो, प्रोडक्शन गुड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, बिकॉज दे कांट बी द सेपरेटेड, वो उसी से जुड़ा हुआ, इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हम कहते हैं इसे। तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लग सकती है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन पे सेल टैक्स लग सकता है, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज टैक्स इन इंडिया जनरली टैक्स प्रोडक्शन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, लिवाइड द सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स इज लिवाइड द स्टेट। ये स्टेट बाय स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर हम इंटर स्टेट से लेते हैं तो क्या टैक्स लगेगा, और इंट्रा स्टेट से लेते हैं तो कैसा टैक्स लगेगा। भारत में अप्रत्यक्ष कर, भारत में अप्रत्यक्ष करों को मोटे तौर पर वर्गित किया जा सकता है। माल का उत्पादन, उत्पाद शुल्क या सेनबट, माल का वितरण, बिक्री कर, सेवाओं का उत्पादन और वितरण, क्योंकि उन्हें लगता अलग नहीं किया जा सकता। सेवा कर, भारत में आमतौर पर उत्पादन या विनिर्माण पर कर, उत्पाद शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है, और बिक्री कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है। नाउ एक्साइज ड्यूटी। The excise duty is central VAT. It is a tax on the manufacturing of goods within the country. Excise duty are the levied under the Central Excise and Salt Act, 1944, the Excise Tariff Act, 1985, and the Modifying Value Added Tax Scheme, (CEN-VAT). Okay. The rate of excise duty levies the varies depending into the alaya on the natural term manufacturing concern and the plain ultimate sale. क्या हो जाता है मालूम है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मतलब जब हम लोग वैट लगाते हैं, वैट क्या होता था पता है, पहले वैट के अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया होते थे। अभी बहुत अच्छा हुआ कि ये सब चीजें कम हो गई। पहले अलग अलग छोटी छोटी चीजें, अगर आप ये प्रोडक्ट के अंदर का अगर समझ लो प्रोडक्ट बनाने का अलग टैक्स लगता था, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग का अलग टैक्स हो गया, प्रोडक्ट को लाने का अलग टैक्स हो गया, तो ये अलग अलग बना। वैट पहले जो टैक्स होता है, जो अभी हम जीएसटी वगैरह भरते हैं ना, उसी तरह से पहले वैट होता था जो हम टैक्स भरते हैं। जिस तरह के हम जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाले, खरीदने बेचने पे जो चार्जेस लगते थे एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे करने के लिए, उसे हम वैट के नाम से जानते थे। अब उसको मॉडिफाइड कर दिया गया, फिर उसको अलग स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया, लास्ट में जो है उसको हम लोगों ने डायरेक्टली जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। यस, वैल्यू एडेड टैक्स। The sale tax is levied on the sales of a commodity that a product or import and sold of the first hand. ये sales tax होता था। If the product is sold subsequently without being a process, further it exempt from the sale tax. Sale tax is levied by either the central or the state government. Central sale tax or 4% generally levied all interstate sales. Sales, देखो, state sale taxes that apply to sales made within a state have the rate range from 4 to 50. अगर हम अपने ही स्टेट के अंदर से कोई चीज खरीदते हैं, हमें 4 से 15% का टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हाउएवर एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेल्स। अगर हम एक्सपोर्ट करते, देखो सेल करना अलग चीज हो जाती है, एक्सपोर्ट करना यानी बाहर को हम लोग क्या है, बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो बाहर के लिए बेचने के लिए लेकर जाने वाला सामान और बिका हुआ सामान, देयर इज एन टू डिफरेंट पॉइंट। ओके, यहाँ भी जैसे कि मुझे मालूम है कि ये वाले एरिया में ये प्रोडक्ट बिकेगा, तो मैंने वो माल लेकर आया, तो वो लेकर आया बेचने के लिए, तो उसके ऊपर हमको टैक्स अलग हो जाता है। तो ये देयर आर द टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। बिक्री कर, उस वस्तु की बिक्री
पर लगाया जाता है जिसका उत्पादन या आयात, हाँ, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारी चीज आपको पता है। नाउ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है कि देखो अभी समझ लो कि हमने आपको सर्विस प्रोवाइड, होटल में अगर आप कहीं जा रहे हो, है ना, तो होटल के अंदर आप खा रहे हो पी रहे हो, तो होटल वाला जो आपके मतलब आपके टेबल पे सर्व करा वेटर, तो यहाँ पर क्या लगता है, सर्विस टैक्स लग जाता है। लेकिन ये सर्विस टैक्स जो है एक्सेप्ट होता है किसको छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ये क्वेश्चन आ चुका था कि सर्विस टैक्स ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये टैक्स की, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स की जो है कुछ चीजें नहीं चलती, तो वो स्टेट है जम्मू कश्मीर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्स लाइज विद द सेंट्रल बोर्ड एक्साइज कस्टमर। सीबीईसी का ड्यूटी होता है कि वो क्या करेगी, टैक्स को कलेक्ट करेगी। What are the major state tax in India? There are the two major tax in India. Which tax? Goods and service tax, stamp duty and registration. Okay, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। What is the goods and service tax? Goods and service tax है क्या? It is a comprehensive direct levy on the manufacturing, sales and consumption good as well as services of the nation. ऐसा टैक्स जो हमें गुड्स खरीदने पर, हमें गुड्स बेचने पर और हमें गुड्स को बेचने या खरीदने की सर्विस प्रोवाइड करने पर लगने वाला चार्जेस हमारे लिए जीएसटी कहलाता है। It has replaced all indirect taxes levied on the goods and services by the central and state government. Which are the major central tax in India? So there are the four major central tax in India: income tax, central goods and service tax, custom duty, integrated goods and services tax. यहाँ पर आ जाता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो भारत में प्रमुख केंद्र कर कौन से है? भारत में चार प्रमुख केंद्र है। पहला तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, कस्टम ड्यूटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी, कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी। Yes, GST is the indirect. What is the difference between direct and indirect tax? Direct tax हम इंडिविजुअल से लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हम गुड्स एंड सर्विसेज पे लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लासिफाई इनटू द 5 है। अभी इनकम टैक्स, यस, आईजीएसटी ये जो है इंटरनेशनल हम लोग जब लेवल पे इंटर, ये इसके ऊपर आ जाता है। इज दिस क्लियर मेघा? सीजीएसटी और एसजीएसटी हम देते हैं, वैसे ही हम आईजीएसटी जब हम इंटरनेशनल लेवल से डील करते हैं तब हमको आईजीएसटी पे करना पड़ता है। ओके, जिसे हम इंटर स्टेट भी कहते हैं, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारे तीन कंपोनेंट आ जाते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज क्लियर? अब यहाँ पर आता हूँ, जीएसटी का यही कंसेप्ट था। जीएसटी से रिलेटेड आपको इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी के कितने पार्ट है? जीएसटी के 4 पार्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और आईजीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ये 4 आपके पॉइंट है। देन उसके बाद जीएसटी का जो है ये फॉर्मूला कहाँ पे नहीं चलता, किस स्टेट में नहीं चलता? इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में नहीं चलता। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब हम किसी इंडिविजुअल से कलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं और उसके ऊपर पे करते हैं या रिसीव करते हैं। इट इज कॉल्ड अ जीएसटी। नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लासिफाई इनटू द 5 है। अब इनकम टैक्स जो है, अब एक एज अगर हम इंडिविजुअल, अगर हम पर्सनल की बात करेंगे, ठीक है, तो पर्सनली अगर हमको पे करना, आप गुड्स को भूल जाओ, अभी तक हमने गुड्स सेल करे थे और खरीदे थे और उसके ऊपर हमने टैक्स पे किया था। अभी हम बात करेंगे किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की या किसी हब की या फिर किसी कंपनी की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज क्लासिफाई इनटू द 5 है। फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर कोई पर्सन कमा रहा है तो उसकी जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी में से टैक्स कट होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक अगर किसी ने कोई गेम जीत लिया, किसी को इंटरेस्ट मिल गया, कोई कौन गया बन गया करोड़पति से जीत कर आ गया, तो एज अ प्राइस एलिमिनेशन मनी क्या हो जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसा रेंटल इनकम ऑफ द पर्सन ऑफ द टेनेंट, यानी जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास एक से ज्यादा घर है, तो एक घर के ऊपर टैक्स फ्री होगा, दूसरे घर के ऊपर उसको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आयकर विभाग की
आय को 5 शीर्षकों के वर्गीकृत किया गया है। वेतन से आय, नौकरी करने वाले व्यक्ति के वेतन से होने वाली आय को यहाँ केवल किया जाता है। अन्य स्रोतों से आय, बचत बैंक खाते की बजाय सावधि जमा। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति को अपनी पुरस्कार राशि पर कर का भुगतान करना होगा। जीतने से आया, गृह संपत्ति से आया, सिद्धांत आदि के अनुसार किसी व्यक्ति की किराए की आया। देन आ जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मतलब इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ अ कैपिटल एसेट सच एज अ म्यूचुअल फंड, शेयर्स। अगर हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है, शेयर्स वगैरह में हमने पैसा लगाया, उसमें अगर हमारा बेनिफिट हो रहा है, हमारी शेयर्स की वैल्यू अप जा रही है, तो अगर एक लिमिट होती है, वैसे उस लिमिट को अगर हम क्रॉस करते हैं प्रॉफिट के लिमिट्स को, तो हमको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी का बिजनेस है, लाइक कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, प्रोफेशन में आ गया है ना। एज अ प्रोफेशन डॉक्टर क्या करेगा, इंजीनियर क्या करेगा, तो ये जो प्रोफेशनल हो जाते हैं उनके जो टैक्सेस पे किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड अ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इज दिस क्लियर? इनकम टैक्स स्लैब्स एंड टैक्स पे। तो इनकम टैक्स के कितने स्लैब्स है, इनकम टैक्स के कुछ 9 स्लैब्स है। पहला आ जाता है इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन बनेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज होती है, फर्म होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी of partner, association of person, body of an individual, local authority, any other artificial judiciary person. Each of tax payer is a tax differently as per the income tax law. While firm and companies have a fixed rate tax of 30% of a profit, other the tax based on the income slab rate. तो ये क्या हो जाती है, अदर इनकम स्लैब रेट में एक 30%, अगर इन सब पर्सन में से कोई भी पर्सन कमा रहा है, तो 30% जो है उनकी इनकम में से क्या हो जाता है, प्रॉफिट का 30% टैक्स स्लैब के अंदर कैलकुलेट हो जाता है। लाइक ये देखो एक रेंज बॉक्स में बता दिया गया है, जिसके थ्रू से आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अगर मैंने लिया एक अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24 चल रहा है। ओके, हमको टैक्स का भी पे करना होगा। हम अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस ईयर का करेंगे। जो हमारा करंट ईयर होता है वो हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है, प्रीवियस ईयर यानी हमारा लास्ट ईयर। हाँ, दिस वन वेरी नाइस ईशा ना। इनकम टैक्स स्लैब का रेट कैसा है, जो बंदा अगर 2,50,000 रुपए साल का कमा रहा है तो उसे 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जिसकी कमाई 2.5 लाख से 5 लाख तक जा रही है, तो वो 5% टैक्स पे करने पे उसके ऊपर लागू हो जाता है। अगर वो 5 लाख से 10 लाख कमा रहा है तो 20% टैक्स भरेगा। ओके, मीन्स व्हाट, 12,500 तो उसके टैक्स कटेगी, प्लस 20% इनकम ऑफ द अबव 5 लाख, 5 लाख के ऊपर अगर उसकी इनकम जाएगी तो इसकी 20% जो है इनकम का चार्ज लग जाएगा। अगर वो 10 लाख रुपए कमाता है तो 30% और 1,25,000 प्लस 30% ऑफ इनकम फ्रॉम, यानी 30% तो लगेगा। लेकिन कैसे, देखो 20% तो टैक्स लगेगा, यस ये आता है। तो ये चीज हम लोग को देखनी है, इसलिए मैंने आपको वापस से रुककर बताया कि देखो, जो बंदा अगर 2.5 लाख रुपए कमाता है, ये इंडिविजुअल का है। अगर एक बंदा 2.5 लाख रुपए कमाता है साल भर का, तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको 5% भरना है। अगर वो 5 से 10 लाख कमाता है तो उसको 12,500 तो टैक्स का अमाउंट पे करना है, साथ में 20% इनकम जो 5 लाख के ऊपर जा रही है उसके ऊपर टैक्स भरना है। अगर 30% पे करना है, कभी पे करना है, जब वो 10 लाख से ज्यादा कमा रहा हो, लाइक 1,25,500 जो है वो तो टैक्स पे करेगा, प्लस 30% अगर 10 लाख के ऊपर इनकम जाएगी तो और पे करेगा। इज दिस क्लियर? The important point, everyone must have aware of a debt. Not all income can be taxed on the slab basis. Capital gain, income and except is the rule. Capital gain are the tax depending on the assets on your own, how long you have had. The holding people determine whether it is a long term or short term. नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। तो यहाँ पर देखो टाइप ऑफ कैपिटल एसेट यानी होल्डिंग पीरियड। एज अ कैपिटल एसेट जो अगर आप अपने पास रखते हो तो उसे कितने टाइम समय तक अपने पास रखने के बाद आपको उसके बाद उसको क्या वो लॉन्ग टर्म हो जाता है कि शॉर्ट टर्म हो जाता है। एक हाउस प्रॉपर्टी होल्डिंग मोर देन 24 मंथ लॉन्ग टर्म होल्डिंग, लेस देन 24 मंथ 24 मंथ, यानी एक ऐसा घर जिससे अगर आपने 24 महीने से ज्यादा अपने पास रखा तो इट इज कॉल्ड अ व्हाट, होल्डिंग कंपनी। अगर उसे आपने 24 महीने से कम रखा तो इट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म कंपनी। डेप्थ म्यूचुअल फंड होल्डिंग मोर देन 36 फंड, वेट जस्ट वेट 2 मिनट्स।
फिर आ जाता है डेप्थ म्यूचुअल फंड। डेप्थ म्यूचुअल फंड क्या हो जाता है, एक ऐसा पैसा जो हमने कर्ज लिया है, जिसे हम 36 महीने से ज्यादा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 36 महीने के लिए कम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए शॉर्ट टर्म हो जाएगा। वैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है इक्विटी के बिहाफ में, तो हमें 12 महीने से ज्यादा अगर हमने लगाया है पैसा तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो जाएगा, और 12 महीने से कम के लिए रखा है तो 12 मंथ। शेयर एसएसटी पे, यानी हम लोग को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कैसा होगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे आ गया फिक्स म्यूचुअल प्लान। तो ये देखो, ये जो था एक आपके लिए टाइप्स ऑफ चार्ट था, तो जिसको हमने बता दिया ये कैसा होगा ना। इनकम टैक्स एग्जाम एंड डिडक्शन, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पर इनकम टैक्स का क्या होता है, डिडक्शन होता है। एग्जाम इन द इनकम टैक्स बेसिस कंसेप्ट आर अर्निंग वेयर यू डोंट हैव टू पे द टैक्स। ऐसा जहां पर हमको, ऐसी कौन सी कैपेसिटी है जहां पर हम टैक्स नहीं पे कर सकते। देखो हमारा पैसा हमारा होता है, हम गवर्नमेंट को शो करने के लिए भी डरते हैं कि अगर हम ज्यादा पैसा बैंक में रख देंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स भरो, इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी, अजय देवगन हमारे घर आ जाएगा रेट मारने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम पैसे किस तरह से बचा सकते हो। यू शुड नो दैट कि सलमान खान इज अ टैक्स पेई, लेकिन उनका एक ट्रस्ट चलता है बीइंग ह्यूमन। जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, जो टैक्स पे वाला, जो भी उनके सोर्सेस ऑफ इनकम का होता है, वो चैरिटेबल फंड में डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स हाफ पे करना पड़ता है। ओके, यस। तो इनकम टैक्स एग्जाम एंड डिडक्शन, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है। तो इट हेल्प द लो टैक्स लाइबिलिटी। डिडक्शन आर द चार्जेस that one can deduct from the income. It reduces their overall taxable income and the tax amount. Under the new regime, there are the no standard deduction, but there are the certain exceptions, such as the leave travel concession and the standard deduction. यहाँ पर देखो लीव एनकैशमेंट डिडक्शन, ऐसा होता है ना कि हम लेडीज लोग होते हैं, इसमें हमको बेनिफिट ज्यादा मिल जाता है। हम अगर कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, एक दिन की छुट्टी महीने में हम ले सकते हैं। ओके, संडे को छोड़कर कोई भी एक दिन अगर हमको छुट्टी चाहिए, वी कैन टेक दैट अ लीव। बट एक चीज और हो जाती है कि लीव एनकैशमेंट हो जाता है। अगर हमको ट्रैवलिंग कंसेशन चाहिए तो हम लोग क्या है, अपनी छुट्टी बचा बचा के रखते हैं। देखो ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, जो छुट्टी लगकर छुट्टी होती है ना, जैसा कि विंटर सीजन आ गया और उसके बाद समर सीजन आ गया, तो उनकी छुट्टियों में वो लोग क्या करते हैं, टिकट एडवांस बुक करा के रख लेते हैं। तो उनकी जो साल भर की छुट्टी होती है, वो 15 दिन की छुट्टी भी वो इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म पे बाहर जाके घूम फिर कर आ सके। तो इट इज अ वर्ड। तो ये क्या हो गया, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन मिल जाएगा आपको। उसके बाद लेडीज को एक बेनिफिट ये होता है, मैटरनिटी लीव मिल जाती है 3 महीने की, घर बैठे बैठे उनको पे आता है। इज दिस क्लियर। एंड द स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल फॉर द इनकम एंड अर्न फ्रॉम द ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसे बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो जाते हैं। एडिशनल डिडक्शन अंडर द 80cc के अंदर हो जाता है। अब मैं आप पूछोगी 80cc क्या है, 80DD क्या है, 80TTA क्या है। तो 80cc इट इज अ सेक्शन है, ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके अंदर आप पेंशन में पैसा लगा रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट अगर आपका है, अवेलेबल इन द न्यू रिजिम एज वेल। जो भी आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो साल भर तक, तो उसके ऊपर साल के एंडिंग में देखो, हर साल आपको मार्च एंडिंग में आपको जो है एक अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट में, बैंक की तरफ से 200, 500, 100, 120 रुपए, 110 रुपए, किसी को 10 रुपए भी आते हैं जिसका लोअर बैलेंस होगा। अगर आपका लाखों रुपए के ऊपर अमाउंट है तो आपको 10% के लिए 1000-2000 रुपए तो कंपलसरी बैंक में आते ही आते हैं। Exemption. People working as an employee and earning a salary. I get some example. The salary including a basic pay, house rent, traveling allowance. A salary individual has some exemption under this component that they don't need to pay the tax. House rent allowance is one. Such income employee give the employee of a living rental house is an exemption. Is this clear everyone? फिर डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन कैन हेल्प द इंडिविजुअल reduce the taxable income. It includes the major like a investment or the insurance. The government offers this deduction to the influence people to invest more money. It helps to boost the credit mark too. Salary employee can avail of the 50,000 in standard deduction. एक सैलरी कमाने वाला जिसको 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। इसे हम कहते हैं कटौतियां। कटौतियां एक व्यक्ति को अपनी कर योग आय को कम करने की में मदद कर सकती है। इसमें निवेश या बीमा जैसे उपाय शामिल हैं।
सरकार लोगों को अधिक पैसा निवेश करने के लिए प्रभावित करने के लिए इन कटौतियों की पेशकश करती है। ये क्रेडिट बाजार को भी बढ़ावा देने में मदद करती है। वेतनभोगी कर्मचारी 50,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ उठा सकता है। सेक्शन 80D, इट इज अ डिडक्शन प्रीमियम पार्ट ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस। 80D हम कब पे करते हैं? जब हमको हेल्थ इंश्योरेंस पे करना होता है। देखो, अगर आप देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल बहुत लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे द अमाउंट लिमिट 25,000 पर ईयर फॉर द प्रीमियम। The individual can avail of the extra 25,000 deduction if they pay the health insurance premium for their parents. हम पेरेंट्स के लिए भी 25,000 की बीमा पॉलिसी निकाल सकते हैं और 25,000 की खुद के लिए। Section 80E, if individual has a education loan, they can avail of the tax deduction for the interest payment. धारा 80D, ये धारा स्वास्थ्य बीमा पर भुगतान के लिए किए गए प्रमाणिक पर कटौती की अनुमति देता है। प्रीमियम के लिए राशि की सीमा 25,000 प्रति वर्ष है। यदि व्यक्ति अपने माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है तो वे अतिरिक्त 25,000 की कटौती का लाभ उठा सकता है। धारा 80E, यदि किसी व्यक्ति के पास सारा शिक्षण जो वे बाजार भुगतान के लिए कर कटौती का लाभ उठा सकता है। यस, अलाउंस भी होते हैं। 80E, the section allows a deduction 50,000 for the interest payment of a home loan. अगर कोई बंदा इंटरेस्ट पे करता है तो उसे 80E के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। 80C का डिडक्शन 1,50,000 तक मिलता है। इफ इंडिविजुअल हैज अ इन्वेस्टमेंट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ डिडक्शन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर उसने पैसा लगाया है तो यहाँ पर 1.5 लाख तक की उसको क्या मिल जाती है? छूट मिल जाती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस फंड, दिस इज द 80E। ये सेक्शन होम लोन के बजाय भुगतान के लिए 50,000 तक की कटौती का अनुमान देता है। यहाँ पर आ जाता है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है? प्रोवाइडेड वेयर द इनकम इज अर्न। और असेसमेंट ईयर सेम चीजें होती है, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। बट फाइनेंशियल ईयर जहाँ पर हम जो है हमारा पीरियड ऑफ वर्क इनकम काम कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर उसी को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं एज अ टैक्सेशन लैंग्वेज में, जिसे हम अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, मार्च में एंड करते हैं। The person earn money in the year which is taxed near the next year. The person evaluate the earning after the money of the previous year. यानी पिछले साल उसने जो कमाया था, यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं ऐसा बंदा जो करंट ईयर में पैसा कमा रहा हो, है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए, इन द नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पे पर्सन की जो कैलकुलेशन हो जाती है असेसमेंट ईयर में, जो हम उसका टैक्स करते हैं, वो प्रीवियस ईयर पूरा साल जो है उसने काम किया, उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। The taxation income is not taxed in the year of the earned income, previous year is taxed. 1 अप्रैल से होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, उसे हम फाइनेंशियल ईयर करेंगे, सेम चीज को हम असेसमेंट ईयर करेंगे एज अ टैक्स में। ओके, बस करूं या कराऊं आगे? हेलो, प्लीज लेट मी नो। मुझे मालूम था, बस करती हूँ, कोई इशू नहीं। बट मैं इसके लिए जल्दी फिनिश कर रही हूँ कि मुझे ये वीक के अंदर है ना, मतलब पहले ये टेक्स्ट खत्म करना है, उसके बाद रिसर्च वाला टॉपिक बहुत लंबा है, मतलब बहुत लंबा नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और 20-30 स्लाइड हो गई, ईशा नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं बेटा, सब थक जाएंगे, मुझे मालूम है, मतलब कैपेसिटी कितनी है ना, उस हिसाब से ही मैं पढ़ाती हूँ। मुझे बाउंसर बाउंसर जाने वाली चीजें नहीं पढ़ानी है बेटा, ठीक है? हाँ, इसीलिए तो अभी टेक्स्ट को और भी अच्छे से डीपली जानना है, टैक्स के बेनिफिट क्या है, टैक्स से कैसे क्या हो सकता है। होप सो कि यू आर गोइंग टू बी गेट अप, मतलब अच्छे मार्क्स कवर अप हो जाएंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है? तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कल लीगल एस्पेक्ट के जो है पीडीएफ डाउनलोड कर दिए है आपके ग्रुप पर, इंशाल्लाह आज ये भी अपलोड कर देती हूँ ताकि आप इसे आगे भी देख सकते हैं, ठीक है? चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय।